आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और व्यावहारिक विषय पर बात करने वाले हैं, अभ्यास जी। और ये चर्चा श्री ए नागराज जी के मानव अभ्यास दर्शन पर आधारित एक लेख के जो मुख्य विचार हैं उन पर रहेगी। हाँ, और इस पूरी बातचीत का जो सार है वो एक सूत्र वाक्य में है जो आपने शुरू में बताया। हाँ, जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है। बिल्कुल यही सूत्र है और हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन है इसमें अभ्यास इतना जरूरी मतलब अनिवार्य क्यों माना गया है। जी। खासकर ये कि कैसे ये पहले समझ तक पहुंचने में यानी माने हुए को जानने में, हाँ, और फिर उस समझ को जीकर दिखाने में, जी, मतलब जाने हुए को मानने में, दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि लेख के आधार पर अभ्यास की इस पूरी अवधारणा को, इसके अलग अलग पहलुओं को एक सरल बातचीत में सामने रखें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि अभ्यास का मतलब क्या समझें। क्या ये बस किसी चीज को दोहराते रहना है? नहीं, ये सिर्फ दोहराना या रटना बिल्कुल नहीं है। लेख साफ कहता है कि अभ्यास एक बहुत सचेत प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, जब भी हम कोई सवाल का जवाब ढूंढते हैं या कोई समाधान चाहते हैं तो उसके लिए जो हम दिमागी तौर पर यानी सोच विचार से या बोलकर चर्चा करके और शारीरिक रूप से मतलब कुछ कर्म करके जो प्रयास करते हैं ना, हाँ, वही असल में अभ्यास है। इसे अध्ययन का ही एक हिस्सा माना गया है जिसका लक्ष्य है समाधान पाना। समाधान? किस तरह का समाधान? हर तरह का, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर जो हमारे भ्रम हैं उनसे मुक्ति, परिवार में तालमेल, समाज में न्याय, प्रकृति के साथ ठीक से जीना, इन सब का समाधान। और इसकी पहचान कैसे होती है कि अभ्यास सही हो रहा है? इसकी पहचान होती है हमारी आदतों से, हमारे जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें सुधार से। जब आदतें बेहतर होती हैं, व्यवहार में कुशलता आती है, समझदारी दिखती है, तो मानते हैं कि हाँ, अभ्यास सही दिशा में है। आपने कहा ये अनिवार्य है। ये शब्द तो बहुत वजनदार लगता है। अनिवार्य क्यों? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, इस दर्शन के अनुसार नहीं। अनिवार्य इसलिए क्योंकि मानव जब तक जागृति तक नहीं पहुंचता वो मूल रूप से एक भ्रम की स्थिति में ही जीता है। अच्छा। तो उस भ्रम से निकलकर समाधान, समृद्धि, अभय यानी डर से मुक्ति और सह अस्तित्व यानी सबके साथ ठीक से जीना, इसको पाने का रास्ता सिर्फ अभ्यास ही बताया गया है। लेख में यहाँ तक कहा है कि हर इंसान तब तक अभ्यास करने के लिए बाध्य है जब तक वो अभ्युदय यानी एक तरह से कहें तो समग्र समाधान या संपूर्ण विकास पा नहीं लेता। ये बाध्यता, ये बाहर से है या अंदर से? ये एक तरह से अंदरूनी बाध्यता है। ये हमारे सहज इच्छाओं से जुड़ी है। देखिए, हर व्यक्ति अंदर से तो न्याय चाहता है, सही करना चाहता है, सच बोलना चाहता है ना? हाँ, चाहता तो है पर कर नहीं पाता कई बार। बिल्कुल, बस चाहने से नहीं होता। उसके लिए न्याय की दृष्टि मतलब सही गलत को देखने की नजर और सही करने की क्षमता, ये दोनों विकसित करनी पड़ती हैं। और वो अभ्यास से आती हैं? जी हाँ, जब तक ये दृष्टि और क्षमता अभ्यास से नहीं आती, जीवन में स्थिरता, संतुलन, वो असली सुख शांति नहीं आती। इसलिए अपनी इन सहज इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही अभ्यास अनिवार्य हो जाता है। ये बात तो स्पष्ट हुई। अब वापस उस सूत्र पर आते हैं, जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है। सुनने में आसान है पर गहरा है। हाँ है तो। इसका पहला हिस्सा माने हुए को जानना, इसका क्या अर्थ है? माने हुए को जानना ये अभ्यास का वो पहलू है जो ज्ञान पाने की प्रक्रिया से जुड़ा है, खासकर जब हम अध्ययन करते हैं। जैसे जीवन विद्या का अध्ययन? हाँ बिल्कुल, जैसे हम जीवन विद्या पढ़ते हैं या कोई भी नया दर्शन, तो शुरू में बहुत सी बातें हम सीधे अनुभव नहीं कर पाते। हम तर्क से या सिखाने वाले पर भरोसे से उन्हें स्वीकार करते हैं, मतलब मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं। पर सिर्फ मान लेना काफी नहीं है। यही अभ्यास आता है, उन मानी हुई बातों को, उन कॉन्सेप्ट्स को अपने अनुभव की कसौटी पर कसना। अच्छा। उन्हें अपनी जिंदगी में जांचना, उन पर गहराई से सोचना, मनन करना, ताकि वो सिर्फ दिमागी तौर पर मानी हुई बात न रहे बल्कि हमारा अपना अनुभव बन जाए। तो ये विश्वास को अनुभव में बदलना हुआ। बिल्कुल सही, यही है माने हुए को जानना। इसके लिए बार बार उन सिद्धांतों पर लौटना, सोचना, उन्हें व्यवहार में उतार कर देखना, ये सब अभ्यास जरूरी है।
तो अध्ययन के समय अनुभव पाने के लिए ये अभ्यास अनिवार्य है। समझ गया। ये तो हुई सिद्धांत से अनुभव तक की यात्रा। अब इसका दूसरा हिस्सा, जाने हुए को मानना। ये उस यात्रा का अगला पड़ाव है और उतना ही जरूरी। जब अभ्यास से, अनुभव से हमें किसी सच की, किसी सिद्धांत की गहरी समझ आ जाती है, जब हम उसे असल में जान लेते हैं, तब उस जाने हुए सच के अनुसार जीना, उसे अपने काम में, अपने व्यवहार में, अपने फैसलों में उतारना, यही है जाने हुए को मानना। यहाँ मानने का मतलब अंधविश्वास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मानने का मतलब है उस ज्ञान के प्रति निष्ठा रखना, उसके हिसाब से आचरण करना, जो जाना है उसे जी कर दिखाना। तो ये एक तरह से अपने ज्ञान को प्रमाणित करना हुआ। हाँ, बिल्कुल। अपनी समझ को, अपने अनुभव को अपने जीने के तरीके से साबित करना। इसीलिए कहा गया कि अनुभव संपन्न होने के बाद या समझदार होने के बाद ये अभ्यास फिर से अनिवार्य हो जाता है। दोबारा अनिवार्य? क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य सिर्फ अपनी शांति नहीं है, बल्कि उस समझ के आधार पर एक बेहतर समाज बनाना है, जिसे यहाँ अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था कहा गया है। अच्छा। अपने काम और व्यवहार को उस ज्ञान के अनुसार ढालकर ही हम उस ज्ञान को सार्थक बनाते हैं, प्रमाणित करते हैं, समाज में उसका योगदान दे पाते हैं। तो ये तो एक पूरा चक्कर बन गया। पहले मानकर जानने का अभ्यास, फिर जानकर मानने यानी जीने और प्रमाणित करने का अभ्यास। ये कभी खत्म नहीं होता। ये वाली गतिशील प्रक्रिया है, एक सीढ़ी की तरह। एक स्तर पर जानना हुआ, फिर उसे जीने, मानने का अभ्यास किया, जिससे और गहरी समझ, जानना आई, जिसे फिर और बेहतर तरीके से जीने, मानने का अभ्यास किया। ये ऊपर उठता जाता है। मतलब दोनों ही अभ्यास जरूरी हैं। अनिवार्य है, अनुभव पाने के लिए भी और अनुभव को प्रमाणित करने के लिए भी, मानव जीवन की सार्थकता के लिए। इसी में एक बात और थी लेख में, व्यवहार ही विचाराभ्यास है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। हम तो सोचते हैं पहले विचार सुधरेंगे फिर व्यवहार। हाँ, ये पंक्ति बहुत गहरी है। ये विचार और व्यवहार का जो अटूट रिश्ता है उसे दिखाती है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। पर ये दर्शन कहता है कि हमारे विचार कितने सुलझे हैं, कितने समाधान दे पा रहे हैं, इसकी असली परीक्षा और अभ्यास तो हमारे व्यवहार में ही होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं। जब हम न्यायपूर्ण व्यवहार करने की, सहयोग करने की, सही ढंग से जीने की सचेत कोशिश करते हैं, जिसे व्यवहाराभ्यास कहा, तो उसी कोशिश में हमारे विचारों को भी सही दिशा मिलती है, वो और साफ होते हैं। तो व्यवहार सिर्फ विचारों का नतीजा नहीं, बल्कि विचारों को सुधारने का औजार भी है। बिल्कुल। व्यवहार एक लैब की तरह है, जहां हम अपने विचारों को टेस्ट करते हैं, उन्हें मांझते हैं। अगर हमारे व्यवहार में बार बार दिक्कत आ रही है, टकराव हो रहा है, तो ये इशारा है कि विचारों में कहीं कोई कमी है जिसे ठीक करना है। इसीलिए सचेत व्यवहार का अभ्यास करना ही असल में अपने विचारों को सुधारने का अभ्यास यानी विचाराभ्यास भी बन जाता है। दोनों जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। लेख में अभ्यास के कुछ स्तर भी बताए गए थे, व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये समझना है कि अभ्यास सिर्फ कोई अकेले में करने वाली चीज नहीं है। इसका असर और जरूरत हर लेवल पर है। लेख में 5 स्तर बताए हैं। पहला, व्यक्ति। यहाँ अभ्यास मुख्य रूप से सोच और समझ के लेवल पर है। दूसरा, परिवार। यहाँ ये आपसी व्यवहार, रिश्तों में दिखता है, जैसे स्नेह, विश्वास। ठीक है। तीसरा, समाज। यहाँ अभ्यास भागीदारी, सहयोग, व्यवस्था में योगदान के रूप में होता है। चौथा, राष्ट्र। ये शिक्षा नीति, न्याय व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था में दिखता है। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय। ये सार्वभौम मूल्यों जैसे सह अस्तित्व और पूरी मानवता की चेतना के विकास से जुड़ा है। तो इन सब में तालमेल होना जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर व्यक्ति के विचार तो ठीक है, पर परिवार में व्यवहार ठीक नहीं या समाज की व्यवस्था राष्ट्र के लक्ष्यों के साथ नहीं चलती, तो गड़बड़ होगी। वो जो अभ्युदय या समग्र समाधान की बात है, वो तभी होगा जब इन 5 स्तरों पर अभ्यास में तालमेल हो और व्यक्ति के भी चारों आयाम, काम, व्यवहार, विचार और अनुभव एक साथ सधें। ये तो अभ्यास का दायरा बहुत बड़ा हो गया। लेख में कुछ खास तरह के अभ्यासों का भी नाम था, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास। क्या उन पर थोड़ी बात कर सकते हैं? उनका आपस में क्या रिश्ता है? हाँ, जरूर। 6 मुख्य अभ्यास बताए गए हैं जो जीवन के अलग अलग आयामों को साधते हैं।
पहला कौन सा है? पहला है कर्माभ्यास। ये काम और उत्पादन से जुड़ा है। इसका मकसद है श्रम को समझना, उत्पादन में कुशल होना और उससे जरूरत की भौतिक चीजें पाना, मतलब समृद्धि। ये ज्यादातर जाने हुए को मानना वाला हिस्सा है, प्रकृति के नियमों को जानकर उसके अनुसार काम करना। और दूसरा व्यवहाराभ्यास। ये आपसी रिश्तों और व्यवहार का अभ्यास है। लक्ष्य है न्यायपूर्ण व्यवहार, सहयोग, सह अस्तित्व। जैसा हमने अभी बात की, ये जानने न्याय क्या है और मानने न्याय से जीना दोनों से जुड़ा है। और ये विचाराभ्यास का प्रैक्टिकल रूप भी है। ठीक है, तीसरा फिर विचाराभ्यास हुआ। हाँ, विचाराभ्यास ये सोच को सही दिशा देना, समस्याओं का हल खोजना, जीवन मूल्यों को समझना, इसका अभ्यास है। ये माने हुए को जानने के लिए भी आधार है, सिद्धांतों पर सोचना और जाने हुए को मानने के लिए भी सही सोच से फैसले लेना। और बाकी 3? शास्त्राभ्यास, चिंतनाभ्यास और योगाभ्यास। जी। चौथा है शास्त्राभ्यास। ये ज्ञान के अध्ययन, सिखाने और उसे फैलाने का अभ्यास है, ताकि जो सत्य जाना गया है वो आगे बढ़े, समाज में फैले। इसमें भी माने हुए को जानना, शास्त्र पढ़ना, समझना और जाने हुए को मानना, समझ को प्रमाणित करके सिखाना, दोनों है। पांचवा है चिंतनाभ्यास। ये थोड़ा और गहरा है। ये अपने अंदर झांकने, मनन करने, ध्यान करने का अभ्यास है। इसका मकसद है अपने संस्कारों को, मतलब गहरी मान्यताओं, आदतों को देखना, समझना और उन्हें बेहतर बनाना। ये विचाराभ्यास से कैसे अलग है? ये माने हुए को जानने की प्रक्रिया को बहुत गहरा बनाता है, अनुभव को ज्ञान में बदलता है। विचाराभ्यास ज्यादातर समाधान खोजने पर केंद्रित है, जबकि चिंतनाभ्यास आत्म सुधार और अनुभव की गहराई पर। अच्छा, और आखिरी छठा योगाभ्यास। हाँ, योगाभ्यास। यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन वगैरह नहीं है। यहाँ इसका मतलब है अस्तित्व के साथ जुड़ना, एकात्मता, सह अस्तित्व का अनुभव करना और परम जागृति का अभ्यास। ये एक तरह से सभी अभ्यासों का सार है, उनकी मंजिल है। ये परम जानने, अस्तित्व के सच का अनुभव और फिर उसी अनुभव में जीने, मानने की स्थिति है। ये तो सभी अभ्यास मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं जीवन की। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस लेख से अभ्यास के बारे में सबसे मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश बिल्कुल साफ है। अभ्यास मानव जीवन के लिए वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है। इसके बिना न स्वतंत्रता है भ्रम से, न समाधान है समस्याओं से, न समृद्धि है अभाव से, न अभय है डर से और न ही सह अस्तित्व है टकराव से। ये हर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र सबके लिए जरूरी है। और इन सब अभ्यासों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्यों करें ये सब? लक्ष्य भी स्पष्ट है। कर्माभ्यास से समृद्धि और प्रकृति से तालमेल, व्यवहाराभ्यास से रिश्तों में न्याय और समाज में निडरता, विचाराभ्यास से जीवन में समाधान, शास्त्राभ्यास से ज्ञान का फैलाव, चिंतनाभ्यास से आत्म सुधार और अनुभव और योगाभ्यास से परम जागृति और सह अस्तित्व का अनुभव। ये सब मिलकर ही अभ्युदय यानी समग्र मानवीय लक्ष्य पूरा करते हैं। पर ये सब होगा कैसे? सिर्फ बातें जानने से तो नहीं। बिल्कुल नहीं। रास्ता है निरंतर अध्ययन, सही ज्ञान लेना, अनुभव, उसे जीकर जांचना और इन सभी अभ्यासों में तालमेल साधना। ऐसा नहीं कि एक कर लिया बाकी छोड़ दिए, सब में एक लय, एक जुड़ाव लाना होगा। तो ये साफ है कि इस दर्शन में अभ्यास कोई निष्क्रिय चीज नहीं, बल्कि एक बहुत सक्रिय, सचेत और बहुआयामी जीवन यात्रा है। हाँ, ये सिर्फ ज्ञान जमा करना नहीं, बल्कि ज्ञान को जीना और जीकर प्रमाणित करना है। और वो जो चक्र है, माने हुए को जानना से शुरू होकर जाने हुए को मानने तक का, ये वाकई जीवन को बदलने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये कोरा पांडित्य नहीं, बल्कि सक्रिय अनुभव पर आधारित जीवन जीने का आह्वान है। हर कदम पर अभ्यास जरूरी है, पहले समझने के लिए, फिर समझ को जीने और प्रमाणित करने के लिए। ये चर्चा श्री ए नागराज जी के मानव अभ्यास दर्शन पर आधारित एक लेख का सार और विश्लेषण थी। ये इस गहरे विषय को समझने का हमारा एक प्रयास भरा है। जी, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि विषय की पूरी और सही समझ के लिए, या अगर कहीं कोई बात ठीक से ना आई हो, तो उसके लिए जीवन विद्या का जो मूल साहित्य है, वाङ्मय है,
उसे ही अंतिम और प्रामाणिक माना जाए। बिल्कुल, हमारी बातचीत को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमने कभी इस तरह सोचा है कि हमारे रोज के जो काम हैं, हमारी आदतें, हमारी बातचीत, ये सब चाहे अनजाने में ही सही किसी ना किसी तरह का अभ्यास तो बन ही रहे हैं? और क्या ये सोचा है कि ये जो लगातार अभ्यास चल रहा है, ये हमें आखिर ले किस तरफ जा रहा है? समाधान की तरफ या समस्याओं की तरफ?